जब कहती है दुनिया बस अब हार मान जा, तब उम्मीद पुकारती है कि बस एक बार और सही। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए मुद्दे के साथ आते हैं और आज का मुद्दा है जनता के लिए। यहां पर हमारे साथ हैं सूबे पहलवान गांव नांगल जाट से और यहां पे चर्चा करने वाले हैं सामाजिक मुद्दों के ऊपर, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ हैं सूबे पहलवान जी। सभी भाइयों को राम राम। तो सूबे पहलवान जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या करवा दी जाती है, कई बार माँ के पेट में बच्ची को मरवा दिया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि भ्रूण हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि एक कहावत है कि यदि आप बेटी आपके पास नहीं है तो बहू कहाँ से लाओगे। यदि भ्रूण हत्या ही बेटी को घर में ही मरवा दिया जाएगा तो आप बहू की इच्छा क्यों करते हो? सही बात है। दूसरी बात, जैसे कि कभी भी आप देखना, जब बेटी घर में होती है कि कोई भी उसकी, जब उसे मरवाने की कोशिश करता है, आपको पता है कि डॉक्टर कैसे कैसे उसको अंदर से निकालते हैं। कभी उस बेचारे की हाथ को काटते हैं, कभी पैरों को काटते हैं, कभी गर्दन को काटते हैं, तब उसको काट काट के बाहर निकाला जाता है, टुकड़ों में निकाला जाता है। तो उससे उसको कितना दर्द होता है। आपकी यदि एक उंगली में या पैर में कांटा चुभ जाए तो आपके मम्मी पापा सभी को भी दुख होता है, प्लस में आपकी बॉडी को भी दुख होता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या ना की जाए, यह एक बहुत बड़ा पाप है। आप ये सोच लीजिए, आपने एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप कर दिया है। क्योंकि यदि बेटियां हैं तो हमारा देश भी सुरक्षित है, बेटियां हैं तो हमारी माँ हैं, भाई हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, सभी सुरक्षित हैं। क्योंकि आप पता लगा लीजिए, आपको खुद को ही मालूम है कि आप उत्पन्न कहाँ से होते हैं, पैदा कहाँ से होते हैं, उसी माँ की गर्भ से पैदा होते हैं। वो भी तो किसी की बेटी है जो आपके घर में बहू बन के आई है, या आपकी वो अब माँ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा पाप है और हमारी सरकार ने इस पर पाबंदी भी लगा रखी है और यह एक बहुत बड़ा अपराध है जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, अगर आप बेटियों को मार दोगे पेट में ही, तो सृष्टि कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा? कहाँ से बहू लाओगे, कहाँ से बहन लाओगे, कहाँ से माँ लाओगे? तो ये कृत्य नहीं करना चाहिए, इसके कृत्य से दूर बचकर रहना चाहिए। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सूबे पहलवान जी, जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहोगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में? सर, जनसंख्या के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, पर कुछ ही लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ, प्लस मैं एक हिस्ट्री का टीचर भी हूँ। मैंने MA हिस्ट्री से कर रखी है। तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है, या मेरी अपनी नॉलेज में है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे देश की आबादी लगभग 33 करोड़ थी। और आज आप लगा लीजिए लगभग 132 करोड़ है। तो अब नॉर्मली कितने सालों में आप देख सकते हैं, लगभग 72-73 साल में वो कितना अपर गया है, तिगने से भी ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के ही कारण यातायात और भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो सारी कम पड़ती जा रही हैं, और जो बच्चे हैं या कोई और हैं वो दूसरे रास्ते पे भटकते जा रहे हैं। यदि उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो दूसरे रास्ते वो अपना रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सभी जितने भी दर्शक, जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है 1 या 2 बच्चे ही अपने उत्पन्न करें और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएं। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी भी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो कहाँ से संसाधन लाओगे, कहाँ से उनके लिए सड़कें लाओगे, कहाँ से हॉस्पिटल लाओगे और कहाँ से उनके लिए स्कूल लाओगे? और दूसरी बात ये है कि आज आप स्कूल की पूर्ति कर देते हो, स्कूलों को ले आते हो या रोड चौड़वा देते हो और हॉस्पिटल्स बनवा देते हो, तो इसी तरह से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो 30 साल के बाद फिर से यही हालात होने वाले हैं। फिर कहाँ से लाओगे? तो सीधा सा मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए और
आपको पता भी है श्री राम प्रभु ने भी यह मॉडल पहले ही बहुत सालों पहले ही दे दिया था। उनके भी 2 बच्चे थे, उनके भाइयों के भी 2-2 बच्चे थे। तो उन्होंने संदेश देना चाहा था समाज को कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाओगे तो समाज के जो संसाधन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग परेशान हो जाओगे। तो उन्होंने ये मॉडल पहले ही दे दिया था। समझना चाहिए आपको उन चीज़ों से। दूसरी बात ये आती है पहलवान जी, ज़्यादातर नेता भी हम दो और हमारे दो के पक्ष में नहीं हैं। आप उनसे क्या कहना चाहोगे? आपने देखा होगा टीवी पर डिबेट होती है तो बहुत सारे नेता हम दो हमारे दो के नारे से उछलते हैं, उनको बुरा लगता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं अपने फ़ायदे के लिए इन कार्यों को करते हैं। मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, प्लस मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। लेकिन यदि आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या है, उनके पास तो पैसा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। उन्हें तो यही नहीं पता होता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। सही बात है। आप उस गरीब को उठा के देखिए जिसको अपना पेट नहीं पाला जाता, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब है ये नेताओं की जो बातें हैं बिल्कुल स्पष्ट गलत हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको समाज को देखकर चलना चाहिए, अपना नहीं, अपने आप को नहीं देखना चाहिए, अपना पेट नहीं बनना चाहिए। उनको समाज को देखना चाहिए कि किस प्रकार वो आगे तरक्की करेगा, समाज किस प्रकार आगे निकलेगा। जो भी समाज है ज़्यादातर नेताओं की भलाई के कार्य करता है, क्योंकि वोट देता है तो जेब किसका भर रहा है? नेताओं का भर रहा है। स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूँगा जो जेब है वो नेताओं का भरा जाता है। ठीक है जी। दूसरी चीज़, जैसे आपका लॉकडाउन हुआ है, नेताओं पर कोई फ़र्क नहीं था। आम जनता पैदल गई है, आम जनता रोडों पे मरी है, आम जनता को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। जनसंख्या वृद्धि है, और जनसंख्या वृद्धि है तो क्या है, नेताओं को फ़ायदा है उससे, क्योंकि उन्हें नॉर्मली समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ अपने वाक्यांश कहने को मिल जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि लगभग नेताओं की ये बात बिल्कुल गलत है। उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किसी भी नेता को आप उठा के देख लीजिए वो बैकग्राउंड से कैसा है। स्टार्टिंग यदि बैकग्राउंड लगे तो वो सिंपल आदमी होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। दूसरी बात, उन्हें कैसे नहीं पता, यदि मैं अपने फ़ोन को रिचार्ज कराता हूँ तो लगभग मैं 300 या 400 रुपये का 3 महीने का कराता हूँ। और नेताओं को, आपको पता है, नेताओं को फ़ोन का खर्च लगभग 50 से 55 या 60, 40, 30 जितना भी 1000 रुपये उनको साल भर का मिलता है। और जबकि आप देख सकते हैं जियो ने क्या कर रखा है, 3 महीने के लिए फ्री कर रखा है, और फिर भी उनको मिलता है। फिर भी उनको मिलता है। फ़ायदा उनको हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। दुख हमको हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्हें तो सिर्फ एक बहाना चाहिए राजनीति को चमकाने के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा उनकी बात बिल्कुल ही गलत है। तो जो नेता ये कहते हैं कि मतलब जो नेता हम दो हमारे दो के नारे को भी नहीं मानते हैं, उस पर उछलते हैं, तो उनसे कहना चाहेंगे हम कि वो इस बात को थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि जनता ज़्यादा हो जाएगी देश के अंदर तो हमारा देश नंबर 1 के पायदान पर आ जाएगा कुछ ही दिनों में। फिलहाल नंबर 2 के पायदान पर है जनसंख्या वृद्धि में। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहलवान जी, क्या हमें धर्मों में भेदभाव करना चाहिए? जैसे कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसके हिसाब से बताएं आप थोड़ा सा। सर, मेरे हिसाब से तो धर्मों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम धर्म को नहीं मानते, इंसानियत को मानते हैं, इंसान को मानते हैं। कोई भी बच्चा यदि ऊपर मतलब कि ऊपर से आके पैदा होता है तो भगवान ये नहीं कहता कि उस धर्म में चले जाइए। ये धर्म हमारे बनाए हुए हैं। चाहे आप हिंदू धर्म ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, जैसे ईसाई है, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म है, वो सब हमारे ही बनाए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये धर्म है जो बिल्कुल धर्म को एक साइड रख दीजिए, इंसानियत पर जोड़ दीजिए। इंसान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। तो मेरा कहने का मतलब है पहले इंसानियत है। यदि आप धर्म के बारे में बात करते हैं तो शायद मैं इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है, ना किसी धर्म को नीचा है ना ऊपर है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हमारे भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो मैं इस बात से कहना चाहता हूँ कि सभी धर्म समान हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि धर्मों से पहले आप इंसानियत को देखिए। को मानता हूँ। इंसानियत को मानोगे तो धर्म भी देखे जाएंगे बाद में। वो तो अपना अलग है, वो तो किसी नौकरी के लिए उसके लिए अलग सिस्टम में, वो तो सही बात है। लेकिन पहले इंसानियत है। तो साथियों, पहले इंसानियत को देखा जाए,
धर्म भी हैं, अपनी जगह पर मान्यता रखते हैं, लेकिन पहले इंसानियत को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो अगला प्रश्न है, क्या पार्टियां चाहती हैं, जैसे कि पार्टी होती हैं बीजेपी, कांग्रेस, क्या ये पार्टियां चाहती हैं कि जनता अनपढ़ रहे और बस पार्टियों का झंडा लेकर ही घूमते रहें? जो भी पार्टियां देश के अंदर हैं सारी, हम एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद जैसा कि आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाया था जनसंख्या वृद्धि के ऊपर, तो मैं उसे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सभी जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो ज़्यादातर यही चाहते हैं। अच्छा जी। ज़्यादातर है। जब कांग्रेस आती है स्पष्ट कहती है बीजेपी की बेरोजगारी, जब बीजेपी आती है कहती है स्पष्ट बेरोजगारी। कोई भी सरकार हमारे देश में आ जाए वो दूसरी सरकार पर हमला करती है बेरोजगारी। जब आपको ऑलरेडी ये पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है तो आप उसको पहले ख़त्म क्यों नहीं करते? सही बात। वो पार्टियों के ऊपर क्यों लगाते? पार्टी एक दूसरे के ऊपर लांछन क्यों लगाती है? क्या हम आम पब्लिक को दिखाने के लिए? हमें दिखाई नहीं देता बेरोजगारी है? आप बताइए, मेरे हिसाब से लगभग मार्च में लॉकडाउन हुआ था, लगभग 24-23 को आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और उससे ही पहले तो उसमें आप लगा लीजिए 6-7 महीने हो गए। मैं अपने से लेता हूँ तो मैं और मेरी जो मिसेज है दोनों हम टीचर हैं। आप बताइए 6 महीने से हम घर बैठे हैं। सही बात। 6 महीने से, तो जब हम 6 महीने से घर बैठे हैं हमारे पास क्या साधन है कि हम अपने घर को चलाएं? भाई इतनी तो हमारे पास सैलरी नहीं होती कि जिससे कि हम आगे तक जॉइन करके करोड़ों पर रख दें, मगर वो सिंपल होती है, वो क्या तो महीने आने से पहले ख़त्म हो जाए। तो 6 महीने हमें पता है कि हमने अपने घर का गुजारा कैसे किया है। बड़े जो लोग हैं उनको क्या पता, चाहे लॉकडाउन हो चाहे देश बर्बाद हो जाए, उन्हें कुछ नहीं लेना, उन्हें तो अपने पैसे से लेना है। तो मैं इसी बात को आपसे कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी पहले भी थी, अब भी है, और यदि नेताओं का यही कार्य रहा तो बेरोजगारी आगे भी रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ आपके चैनल को ज़्यादातर, तो उसमें मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो भी आपके यहाँ पंच सरपंच जो भी एनीवे, मैं किसी एक पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, जितने भी आते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, समाज को ऐसा कर देंगे। और एक कर तो तब दोगे, सोच तो तुम रहे हो, मेरे से आज तक तो हुआ नहीं है। सही बात। 1947 से आपको आज़ादी मिली हुई है, अब तक आपने किया क्या है? सही बात। अब तक भी तो है थे पंच, अब तक भी तो सरपंच थे, पंच थे, या नॉर्मल नेता लोग, मैं एमएलए था, जो कोई भी एमएलए नहीं था, उन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ इस बात को, सही बात, दिखावटी, कागजों में दिखावटी बस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी बहुत ही फैल रही है, और लॉकडाउन से आपको खुद को ही पता पड़ गया होगा कि बेरोजगारी कितनी है, कितने भूखे मरे, कितने बीमार मरे, हॉस्पिटलों की सुविधा तक नहीं थी। सही बात है। किसी पेरेंट्स जो मरीज़ था उसको एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं थी। तो बेरोजगारी बहुत फैल रही है सर। बिल्कुल सही बात है। पहलवान जी, आप पिछले वीडियो में आए थे तो आपको चैलेंज का वेट चाहिए था, वर्ल्ड लेवल पर आप खेलने के लिए जा रहे 2021 में, तो चैलेंज का वेट आपको मिला या नहीं? वो जो 2021 वाली जो बात थी, अब वो नवंबर 2020 में है। अच्छा, नवंबर में होगी? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चल रहा था पहले, कोरोना की वजह से। अब वो 2020 में कर दिया गया है नवंबर में। तो बहुत जल्दी है। हाँ जी, बहुत जल्दी, आप लगा लो आप। तो आपको वो चैलेंज का वेट मिला या नहीं मिला अभी तक? आप बोल रहे सर आप खुद ही सोच लीजिए, मेरे चेहरा से मुझे अभी तक वो वेट प्रोवाइड नहीं कराया गया है। नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी एक दुखद बात है। क्या कहते हैं आपके विधायक, पंच, सरपंच, जो भी कुछ आपके ऊपर है, क्या कहते हैं आपसे? नहीं, पंच सरपंच कहेंगे क्या, मैंने जैसे पहले बताया था कि आश्वासन दिला देते हैं, वो सीधे तौर पे कह देते हैं दे देंगे दे देंगे दे देंगे। मुझे मतलब आश्वासन मिल रहा है, लेकिन स्पष्ट जवाब ये नहीं मिल रहा है कि नहीं मिलेगा या मिल जाएगा। अच्छा। या हम आपको 10 दिन में, 5 दिन में या महीने में प्रोवाइड करा देंगे, ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पिछली बार मैं आपके चैनल पे आया था तो तभी आपने ये क्वेश्चन किया था वेट के बारे में, तो तब से लेकर अब तक मुझे वेट प्रोवाइड नहीं कराया गया है। दूसरी बात, रही बात वेट की, वो मैंने आपको बताई दी है। मैं रात को लगभग मेहनत 12-1 बजे तक करता हूँ रात को। कभी भी आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं फेसबुक लगभग लाइव पे आता हूँ 10-11 बजे के बाद आता हूँ। 10-11 आप लगा लीजिए, मैं जिम में 6 बजे एंट्री करता हूँ और रात को 12, 1 और 2 बजे मैं जिम में से निकल रहा हूँ। मैंने तो ये सोच लिया कि वो वेट मुझे दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब 4 महीने से वेट मेरे पास नहीं आया, नवंबर में मेरा कॉम्पिटिशन है क्या उस वेट का। सही बात, बिल्कुल। यदि 30-40 हज़ार रुपये की वो बात है, यदि प्रोवाइड करते अपनी जेब से करा देते। कोई ये नहीं कहता ग्रांट नहीं आई है,
आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसके पास अभी तो ग्रांट ही नहीं आई है, अभी तो ग्रांट ही नहीं है। अरे वो ग्रांट कैसी हुई जो नहीं आई? यदि मैं बैट बॉल की किट बांटता हूँ तो ग्रांट आ गई, वो कहाँ से आ गई? सही बात। एक क्रिकेट जो वो होती है उसके लिए ग्रांट आपके पास है, लेकिन पावर लिफ्टिंग के वेट के लिए आपके पास ग्रांट नहीं है। तो कोई नहीं, मैं फिर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि वेट देना है नहीं देना, बेशक मत दो। मैं जैसा मुझे करना है मैं ऐसा कार्य करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि चैलेंज वाला वेट मेरे पास अभी तक नहीं पहुँचा है। नहीं पहुंचा। हाँ जी तो ये तो बहुत ही एक तरह से गलत बात है सर, इस बारे में मैं क्या कहूँ गलत है, ये बात। ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंच सरपंचों और जो आपके ऊपर नेता लोग होते हैं उनको जनता का मार्गदर्शन करने के लिए चुना जाता है। और अगर वो अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपने गांव के अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो फिर चुनने का फ़ायदा क्या? आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहलवान जी, क्या युवाओं को संगठन बनाकर रहना चाहिए या फिर संगठन से युवा गुंडागर्दी की ओर आकर्षित होते हैं? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर, इसके बारे में मेरा कुछ अपने वाक्यांश हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हर व्यक्ति की सोच दो तरीके की होती है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कोई किस तरीके से सोचता है? मैं कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, ना कि नेगेटिव। यदि हमारे देश के नौजवान एक नहीं रहेंगे तो समाज का या देश का विकास कैसे होगा? सही बात है। आपको लगता है कि 4 बच्चे कहीं खड़े हैं तो शायद गुंडागर्दी के लिए बातें कर रहे हैं? नहीं, उन चारों को देखिए पहले, उन चारों को ये निकाल के देखिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो चारों ये नहीं है कि गुंडागर्दी की बात करें। हो सकता है कि जैसे मैं आई एम पावर लिफ्टर, यार आज तो मैंने इतना वजन उठाया, आगे कैसे उठेगा? सही बात। प्लीज़ हेल्प मी, मुझे अपने वाक्यांश मुझे बताइए। तो ये नहीं है बिल्कुल भी स्पष्ट, गुंडागर्दी के लिए नहीं है वो सिर्फ इस बात के लिए हैं कि वो अपनी बातें एक दूसरे को रखते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। आपने कह दिया कि 4 बच्चे कहीं इकट्ठे हैं तो गुंडागर्दी के लिए हैं, तो क्या मैं कहना चाहूँगा जो चौपार पे लोग 4 या 5 या 6 या 7 बूढ़े बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, क्या वो गुंडागर्दी की बातें करते हैं? नहीं करते। वो ये करते हैं कि यार उसका घर ऐसा, वो गरीब है, तो कैसे मदद की जाए, कोई मदद कर दी, कैसे मदद की जाए, हमारी फसल अब के बैसाख में कैसी होगी, कैसे हम फसल की बिजाई करें, पानी कहाँ से कम आ रहा है, कहाँ से हम ज़्यादा लें। तो मेरा कहने का मतलब है नौजवान जो इकट्ठे होते हैं वो गुंडागर्दी के लिए नहीं होते। शायद हो सकता है कि वो अपनी दिल की बातें सामने कहना चाहते हैं और उनकी बातें खुद लेना चाहते हैं। यदि बच्चे एक नहीं रहेंगे, अकेला यदि बच्चा रहेगा तो उसके मन में लाखों तरीके के विचार आएंगे और वो कुछ भी कर सकता है एनीवे। सही बात है। मन की जो चाहे आपकी भड़ास तो निकल जाती है बाहर, तो आपका मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। आजकल आपने देखा कि सबसे ज़्यादा क्या होती है? आत्महत्या की जा रही है। ये इसी वजह से कि मम्मी पापा भाई बहन और साथियों का साथ छूटना, स्पष्ट तौर पर। सही बात है। क्योंकि अब चौपार हैं, बूढ़े बड़े नहीं मिलेंगे आपको। बच्चा है, माँ बाप से बातें करता नहीं मिलेगा क्योंकि उसको अलग सेपरेट रूम दे दिया जाता है। सही बात है। जो उसकी मन की जो जितनी भी बातें हैं वो मन में ही रह जाती है, माँ बाप से शेयर नहीं कर पाता, जिसके कारण वो किसकी तरफ बढ़ता है? आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। यदि हम अपने पेरेंट्स के साथ 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट उनके साथ बैठें, अपने यार दोस्तों के साथ हम बैठें, तो हमारी जो मन की बात है उनको हम बता देंगे, और जितने भी हमारे यदि गलत विचार हैं तो वो हमारे सही विचार हमको वो बता देंगे और हम उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये बातें हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो युवा मतलब एकत्रित होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडागर्दी करने के लिए, गुंडागर्दी नहीं करते। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है पहलवान जी ने, क्योंकि युवा हमारे समाज की नींव होते हैं और अगर हमारे समाज की नींव कमज़ोर होगी तो हमारा समाज रूपी जो इमारत है वो कितने दिन तक रुक सकती है? वो जल्दी ही ढह जाएगी अगर हमारी नींव कमज़ोर होगी तो। और अगर नींव मजबूत होगी समाज रूपी तो हमारी जो समाज रूपी इमारत है वो युगों युगों तक खड़ी रहेगी अपने स्तंभों पर। तो युवा अगर एकत्रित होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडागर्दी करने के लिए एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहलवान जी, देश की मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मीडिया ने भी चारा पाट रखा फिलहाल, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, मीडिया के बारे में मैं क्या कहना चाहूँ, बहुत चीज़ें मैंने देखी है मीडिया की। मीडिया के अंदर बहुत कमज़ोरी है। आम आदमी की बातें तो मीडिया तक पहुँच ही नहीं पाती। उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पब्लिसिटी।
कि उनका चैनल किस प्रकार से आगे बढ़े, लोग उसके बाद टीआरपी चाहिए उनको, किस प्रकार से चैनल को देखा जाए। आज के टाइम में मेरे हिसाब से सुशांत की मौत 14 शायद जुलाई को हुई थी, ठीक है। उससे पहले उसकी पता नहीं वो शायद एक उसकी मैनेजर थी, लगभग उसकी मौत 8 के आसपास हुई थी, 8 जून के आसपास। मैं जब चैनल को कभी भी मैं न्यूज़ देखने के लिए ओपन करता हूँ, रिया सुशांत, रिया सुशांत कंगना, 3 चीज़, और चौथी क्या है, महाराष्ट्र सरकार। जब भी मैं चैनल ओपन करूँगा तो 4 बातें यही मुझे देखने को मिलेंगी। सही बात। अरे आप चैनल वाले हो, देश के अंदर अच्छी तरीक़ा से जाइए और ये बताइए देश के अंदर बेरोजगारी कितनी है। सही बात। कितने लोग भूख से आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग रोडों पे हैं। आप नॉर्मली देख सकते हैं, वीआईपी गाड़ी होती है, उनके कुत्ते भी वीआईपी गाड़ी में बैठते हैं। आप मुझसे ज़्यादा मत कहलवाओ। आप कल सैटरडे था, ठीक है जी, तो सैटरडे को आप कोकलाबंद जाके देखिए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई धूप में भीख मांग रहा है। बेरोजगारी तो स्पष्ट आपको यहाँ नजर आएगी। तो मीडिया ने उसको नहीं दिखाया कि कोकलाबंद जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लंगड़े हैं, लूले हैं, कोकलाबंद में क्या कर रहे हैं, वृंदावन में कितने भीख मांग रहे हैं। और मैंने भी बहुत से न्यूज़ चैनलों से, मतलब कि पेपर वालों से भी बात की थी अपने वेट के बारे में। उनकी जी खबर निकाल दो, ऐसे ऐसे बात है, खबर नहीं निकाली। अब हाल किसी का रेप हो जाए 4 मिनट लगेंगी उसको उछालने में लिए, ये पता नहीं है हकीकत है या झूठी है। उसको पहले अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा मीडिया अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है। जहाँ उसे सबसे ज़्यादा टीआरपी मिलता है उसके लिए वो कार्य कर रही है। हाँ, पहले मीडिया अच्छी थी। क्यों? पहले यदि अखबार में एक छोटी सी खबर छप जाती थी तो देशवासियों को पता पड़ जाता है ये हकीकत है। और अब मैं खुद अखबार पढ़ता हूँ, यदि उसमें छपी हुई है ना किसी की खबर, झूठी है, डाउट है, क्योंकि मीडिया आप समझता कैसा कार्य कर रही है। तो कहने का मतलब है कि मीडिया, चलो जैसा भी, मैं अपने वर्डों में यही कहना चाहूँगा, मेरी अपनी नज़र में अच्छा कार्य नहीं कर रही है। क्योंकि मैंने आपको बता दी, मैं पावर के वेट के लिए मीडिया से भी मिला हूँ, ठीक है। जब मैं उससे मिला और उन्होंने खबर नहीं निकाली है, तो मैं उसी विषय से कहना चाहूँगा कि मीडिया मेरे हिसाब से अच्छा कार्य नहीं करे। सिर्फ उन्हें सुशांत चाहिए, जो मर गया वो चाहिए। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, सुशांत अगर सही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन मीडिया के ऊपर कह रहा हूँ कि बस कभी चैनल खोल लो, रिया, सुशांत, कंगना, महाराष्ट्र सरकार, सिर्फ इन पर फोकस है, ना कि आम लोगों पर। ये बहुत ही अच्छी बात कही सुबह पहलवान जी ने। साथियों, सुशांत जी पूरे देश के प्यारे थे, सुशांत एक्टर जो थे, और हम भी प्यार करते थे उनसे, लेकिन उसके लिए सीआई भी है। हाँ, जो भी दोषी निकलेगा उसको सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया भी वहीं पे बैठ जाए हाथ पैर पसार के कि रिया कब खाना खा रही है। रात को सर मैं जब कभी भी देखता हूँ, उससे जाके जिम से जाके 12 बजे ओपन करता हूँ, लाइव आता है, अरे रिया को सिक्योरिटी दे दी गई, अरे वो इस गाड़ी में जा रहा है, उसको कमांडो है, उसको ये हो रहा है, रिया को ऊपर ले जाएगा, रिया से ये क्वेश्चन। अरे रिया है क्या? सही बात। आम लोगों के अंदर झांक के देखिए कि आम लोग क्या हैं। अब उन्होंने करोड़ों का घोटाला कर दिया रिया ने, तो अब निकालते रहो, कब तक आपको निकालना है, कब तक निकालते हैं? अरे आम लोगों में आइए और दिखाइए। सही बात है। ये है सारी बात। तो साथियों, यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि अब तक रिया का मुद्दा था, सुशांत सिंह का मुद्दा था। कुछ टाइम बाद कोहली की जो घरवाली है वो गर्व से है, उसका दिखाने लगे, वो अनुष्का शर्मा जो भी है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। तो अब अनुष्का शर्मा के प्रेग्नेंट है, अब उस 3 महीने कम से कम उसकी निकाल देंगे, क्या खाते क्या पीती है। तो हम कहना चाहते हैं कि मीडिया का ये काम नहीं है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और उसको अपना कार्य पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि मीडिया इसलिए नहीं होती है कि किसी एक मुद्दे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। मीडिया का फर्ज बनता है कि सभी लोगों का हालचाल देश के सामने रखे, क्या क्या परेशानियां हैं और परेशानियों को भी निकाल कर लाए। ये नहीं है कि किसी एक समस्या को जिससे टीआरपी मिल रही है सिर्फ उसी के पीछे लगा जाए। तो यहाँ पे मीडिया को अपना कार्य सुचारू रूप से करना चाहिए, नहीं तो विश्वास उठता जा रहा है। आपको पता है, पहले समय में मीडिया अगर एक बात भी कह देती थी तो पूरे देश हिल जाता था पूरा, और सरकारें हिल जाती थी। लेकिन आज के समय में मीडिया की बात को कोई अहमियत नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि सबको पता है कि ये आजकल टीआरपी और पैसों के लिए काम करती है। तो अपने आप को सुधारिए, थोड़ा सा समाज के लिए भी काम करिए। अगला प्रश्न पहलवान जी मैं ये करना चाहूँगा कि मुस्लिम जो होते हैं वो, उनको उर्दू आती है और कुरान पढ़ता है,
ईसाई जो होता है अंग्रेजी आती है उसको और बाइबल पढ़ता है, लेकिन हिंदू जो होता है उसको ना संस्कृत आती है और ना उसे वेदों का पता है। बस दूसरों के कुप्रचार के कारण अपने ही धर्म पर प्रश्न उठाता है। इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, यह एक बिल्कुल देश के लिए एक दुर्भाग्य है। मैं टीचर हूँ, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। यदि बच्चों से मैं ईसाई या इंग्लिश की बातें करता हूँ तो बहुत ज़्यादा आती हैं। यदि मैंने उन्हें संस्कृत में एक भी श्लोक मैंने बोल दिया, मैंने बेटा इसका अर्थ बताइए, नहीं बता सकते। कहने का मतलब है कि जो हमारी संस्कृत है, इसी से सारे जितने भी सबसे पुरानी लैंग्वेज एक तो ये, सही बात है। कुछ इससे इंग्लिश के शब्द लिए गए हैं संस्कृत से। आपने देखा होगा संस्कृत से हिंदी के कुछ शब्द लिए गए हैं, बहुत शब्द हैं ऐसे हैं, उर्दू में भी संस्कृत, उर्दू में हाँ वो लिए गए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के युवा हैं चाहे कोई, वो ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं? इंग्लिश पे करते हैं। अरे यदि मैं किसी के सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ, वो मुझसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है, अरे मैं क्यों करूँ? मैं अपनी हिंदी में करूँगा या संस्कृत में करूँगा? क्योंकि मेरी भाषा क्या है? यही है, हमारी संस्कृति है, यही है। हमारे बूढ़े बड़े इन्हीं लैंग्वेजों में बात करते आए थे। जितने भी वेद, पुराण, आप रामायण, जितने भी चीज़ें हैं जो आपने देखा होगा, जो हमारी महाभारत है विश्व की नंबर 1 महाकाव्य है। ठीक है जी। जब हमारी ये चीज़ है और हम इसी को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है। सभी लोगों को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, सभी को इसके बारे में समझना चाहिए कि वेद हैं, मंत्र हैं, जितने भी आपकी शादी होती है, मुझे ये बता दी किस बच्चे की इंग्लिश में शादी हो गई, हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज, मुझे बता दीजिए। सही बात है, नहीं होती। नहीं होती। किस में होती है? संस्कृत में। क्योंकि जितने भी पंडित हैं वो किस भाषा का यूज़ करते हैं? संस्कृत में। आप फेरे इन पे बैठे हैं आराम से, संस्कृत में पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, बस मेरे फेरे पड़े चाहिए, मुझे ये नहीं लेना वो क्या कह रहा है। सही बात है, पता ही नहीं, क्या गाली दे रहा है। सही। अब एक बात बता दीजिए, आप नॉर्मली सत्यनारायण की कथा करवाते हैं या कहीं भी करवाते हैं, तो आपके जो कलाया आपके हाथ है, उस कलाई पे आपको कलाया बांधा जाता है और उस पर एक मंत्र भी बोला जाता है, ये नवद्योवली राजा दानवेंदु महाबल तेसा रक्षण सुतबंदामी बिंदे माचल माचल है। अब मुझे अर्थ बता दीजिए। सही बात है। पंडित ने आपको गाली दी सही बात, या आपको आशीर्वाद दिया? तो कहने का मेरा मतलब है ये है कि संस्कृत भाषा को भी आपको समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश को मत ये कीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। हमारे देश में किसी भी भाषा को पूरी मान्यता नहीं है कि हमारे देश की भाषा हिंदी ही है या संस्कृत ही है, सभी को समझा जा रहा है। आप पाकिस्तान में चले जाइए, इस्लाम धर्म है। आप यूरोप साइड चले जाइए, इंग्लैंड है, ईसाई धर्म है। ठीक है जी। वो अपने सभ्यता और संस्कृति को ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है। हमें यही नहीं पता। इंग्लिश बोलें, हिंदी बोलें, संस्कृत बोलें, फारसी बोलें, मलयालम बोलें, तेलुगु बोलें, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप संस्कृत की तरफ थोड़ा सा रुझान कीजिए। जो नई पीढ़ी युवा आ रही है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ना करें, कि वो संस्कृत की तरफ बढ़ें, हिंदी की तरफ बढ़ें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, हमारी जितनी भी संस्कृति है सनातन धर्म की, वो सब की सब संस्कृत में लिखी हुई है, वेद पुराणों में। जो वेद हैं हमारे, वो साइंटिफिक तरीके से खरे उतरते हैं। तो उनको हम अगर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें आगे किस तरह से जीना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को हमें क्या इन्फॉर्मेशन देकर जानी है। अगर हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं है जिस लैंग्वेज में हमारी संस्कृति लिखी हुई है, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या उपहार देकर जाएंगे? कुछ भी नहीं। क्योंकि हम जब नहीं पढ़ सकते अपनी संस्कृति को, अपने सारी चीज़ों को, जो भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ना बताएंगे और क्या उनको सिखाएंगे? इस तौर पे मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लेके 1-2 मिनट, कि जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो यदि मैंने महाभारत से या रामायण से रिलेटिव किसी से कोई क्वेश्चन कर दिया, बच्चों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? जब हम 6th और 7th में पढ़ते थे या 5th में पढ़ते थे, हमारे सिलेबस में रामायण भी थी, महाभारत भी थी और हम उसको पढ़ते थे। आज किसी को यही नहीं पता कि महाभारत में अर्जुन कौन है, एकलव्य कौन है। एक हमारे +2 के एक
लेसन है +2 में, तीसरा लेसन है हिस्ट्री में। तो उसमें 2 चीज़ें ज़्यादातर फोकस पेपर में भी ज़्यादातर वही आती है, मैं सभी स्टूडेंटों को बता देता हूँ कि बहुपति और बहुपत्नी, बहुपति और बहुपत्नी। बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्या होता है? मैंने बेटा जब बहुपत्नी हो गया, बहु माने ज़्यादा, पत्नी माने पत्नी, एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नी, वो तो बहु पत्नी हो गया आपका। और बहुपति एक से ज़्यादा पति, वो बहुपति हो गया। फिर कहते सर जी ऐसे तो ना होनी चाहिए। मैंने क्यों नहीं होनी चाहिए? महाभारत पढ़ी है। सर जी महाभारत तो ना देखी। मैंने फिर खाली क्या देखते हैं? फिल्में देखते हैं। दूसरी सभ्यता संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति नहीं देख रहे। यदि मैंने पूछा बेटा एकलव्य कौन था? सर जी नहीं पता। मैंने बेटा जातक कौन थे? ये कथाएं जो भी हैं जातक की, नहीं पता। जब आपको ये नहीं पता कि जैसे द्रौपदी है, कितने उसके वो थे पति? 5, सभी को पता है। तो क्या हो गया ये? जिसके एक से ज़्यादा पति हैं तो बहुपति, द्रौपदी के बहुपति हो गए। अब मैं कहूँ बहुपत्नी, जिसकी एक से ज़्यादा पत्नी है, 2, 3, 4, कौन हो गया? भीम। सही बात है भाई, सीधी सपाट तौर पे भीम है कि उसकी एक से ज़्यादा पत्नी थी, द्रौपदी भी पत्नी थी उसके, प्लस में कौन थी? हिडम्बा। तो ये क्वेश्चन है मेरा कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए और होनी चाहिए, क्योंकि इनमें जीवन का सार लिखा हुआ है, किस तरह से इंसान को जिया जाता है, जीना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि रची गई है, तब से संस्कृत भाषा चल रही है आपकी। बिल्कुल। इंग्लिश तो अब आई है, पहले संस्कृत ही थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपनी पुरानी भाषाओं का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, ध्यान दें। तो ये प्रश्न था साथियों कि हिंदू को ना तो संस्कृत आती है ना वेदों का पता है, बस दूसरों के कुप्रचार के कारण अपने ही धर्म पर प्रश्न उठाता है। तो इस बात को थोड़ा सा, इस बात के ऊपर गौर की जाए, अपनी संस्कृत को पढ़ा जाए, जिससे कि आप अपनी ही संस्कृति को जान सकें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी संस्कृति जो सनातन धर्म है बहुत ही पुराना है, बहुत ही युगों युगों से चलता आ रहा है। इसके अंदर जीवन जीने के वो सारे फॉर्मूलाज हैं जिनके ज़रिए हम अपने जीवन को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे होता है? हम इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, वेद पुराणों को पढ़ते नहीं हैं, और क्या होता है कि हम एक अलग दिशा में चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम कौन हैं और हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। जी सर। तो हमें अपनी संस्कृति को जानना चाहिए और संस्कृति को जानने के लिए हमें संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 भाषा संस्कृत है, जिसमें पूरा ज्ञान है। हर एक वर्ड का एक अलग मतलब होता है। इंग्लिश को देख लीजिए, कहीं से पैर है, कहीं से सिर है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन संस्कृत में अगर एक भी छोटा सा भी शब्द है ना, उसका भी अलग ही मतलब है। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न मैं आपसे अंत में ये करना चाहूँगा पहलवान जी, अंत में आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मेरे साथी हैं, युवा हैं, सबसे पहले मैं पहले लैंग्वेज उसमें आया था, इंटरव्यू में आया था, तो उससे मैं स्वास्थ्य के प्रति उनको बता के गया था। सबसे पहले तो ये देखें कि उन्होंने मेरी उस बात को फॉलो किया था या नहीं किया था। दूसरी चीज़, मैं सभी युवाओं से सिर्फ कुछ बातें कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। बॉडी की फिटनेस रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। रही बात बेरोज़गारी की, हम मिटाने वाले उस बेरोज़गारी को नहीं हैं, उस बेरोज़गारी को मिटाएगी सरकार, मिटाएगी। आपका कर्तव्य बनता है कि किस प्रकार से आप अपनी रोजी रोटी आगे कमा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को फ्रेश रखें, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब एक वाक्यांश आया था मेरे सामने, मैं अभी बता देता हूँ, वो किसी का मैं कह नहीं सकता, बच्चे हैं कि जब किसी बच्चे की +2 क्रॉस हो जाती है, तो उसमें क्या है, स्पेशल मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जिनकी +2 क्रॉस हो गई है, वो BA में या BSc में चढ़ गए हैं, कि क्या होता है, बच्चा तो ये कहता है कि मैं BA करूँगा, नहीं, पेरेंट्स कहता नहीं BA नहीं करा, नहीं इंजीनियर बनाना है, बच्चा सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं होगा, उसके मन में ही नहीं है, मन में ही नहीं है, बेमन पड़ रहा है। तो मैं सभी से पेरेंट्स
प्लस स्टूडेंट्सों से कहना चाहूँगा, जो आप जिस चीज़ में रुचि रखते हो उस चीज़ को ज़रूर लें। यदि बच्चा ये कह रहा है कि मुझे बीए में पढ़ना, तो पढ़ा दीजिए, आपको कौन सी प्रॉब्लम है? सही बात है। क्या बीए इतनी बुरी है? आप किसी भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को ले लीजिए, वो आर्ट पढ़ के ही बना है। सही बात है। मुझे लगभग जितने भी आईपीएस ऑफिसर, मुझे किसी का भी बायोडाटा निकाल के दे दीजिए, 2-4 की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सारे जितने आईपीएस ऑफिसर बने हैं वो बीए, ये तो क्वालिफिकेशन उसकी है ही, प्लस में वो आर्ट से ही बने हैं, ना कि साइंस से। किसी में साइंस पे भी उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन कह इस चीज़ को रहा हूँ कि यदि बच्चे को ये चाहिए कि मुझे बीए करनी है, तो पेरेंट्स को सोच लेना चाहिए उसे बीए करा दी जाए। सही बात है। यदि बच्चे को ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसे डॉक्टर बनाने की प्रयास कीजिए। बच्चे को ये है कि मुझे 12वीं करनी, मुझे अब नहीं पढ़ना, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो उसको स्पोर्ट्स में डाल दीजिए। रुचि के साथ, रुचि के अनुसार उस बच्चे को आगे बढ़ाइए। और बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, यदि जो आपके मन की बातें हैं उनको अपने मम्मी पापा भाई बहन जिससे आप शेयर करना चाहते हैं उससे शेयर कीजिए, अपनी मन की बात उनके सामने रखिए, और अपना जो गोल है, लक्ष्य है, उसको अच्छी तरीके से चुनिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त होता है। कि मैं जैसे पहले कह के गया था कि मैं नॉर्मली रात को 12-1 बजे जाता हूँ, फिर सुबह 4 बजे आ जाता हूँ, तो एक भाई ने क्वेश्चन उठाया था, सर क्यों झूठ बोलते हो? मैं हकीकत कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से। मेरे पास उसका है कि आप झूठ क्यों बोलते हो? मैंने कैसे भाई? बोल रात को आप 12 बजे घर से आया, वहाँ जिम पे से घर जा रहे हो और फिर वापस 3 बजे आ रहे हो। मैंने भाई साहब, आपको अपनी खटिया प्यारी लगती है, नींद प्यारी लगती है, ऐसे करना कि फेसबुक पर लाइव रहना किसी दिन, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, तुम फेसबुक पर लाइव रहना। सही बात। मैंने उससे पहले फेसबुक पर लाइव आज तक नहीं बनाई। जब से उस बच्चे ने मेरे ऊपर थोड़ा सा उठाने की कोशिश की है, तभी से मैं फेसबुक पर लाइव आता हूँ और मेहनत करता हुआ लाइव आता हूँ। 12 बजे मैंने कहा अब देख, सही बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद सुबह 4 बजे 3 बजे फिर लाइव आता हूँ, मैंने अब देख अब मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात। मैंने यदि इससे भी तेरा पेट नहीं भर रहा है तो ऐसे कर, मेरे पास जिम पे आ जाए कर और मेरे साथ जा और मेरे साथ आ। सही बात। तब उस लड़के को वो विश्वास हुआ था कि हाँ मेहनत ऐसी की जाती है। उसने कहा था सर मैंने ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा इतना मेहनत कर सकता है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ जिस फील्ड में हो मेहनत करो, तन से और मन से, धन से मेहनत करेंगे तुम्हारे घर वाले। सही बात है। आपका सिर्फ एक फोकस है तन और मन, इससे मेहनत कीजिए और किसी की फिक्र मत कीजिए। बहुत ही अच्छी बात। तो साथियों यहाँ पे मैं भी कह देना चाहता हूँ कि जो आपकी रुचि है जिस काम में, उसी काम को करिए। अगर आप अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं करते हो या फिर आपके घर वाले आपको आपकी रुचि के अलावा कोई और काम करवा देते हैं तो आप उसको 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, अंततः आपको उसमें फेल ही होना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपकी रुचि है किसी काम में और अगर आप उस काम को करने लगते हो बिजनेस के रूप में या फिर कोई भी आगे बढ़ने के रूप में, तो आप उसको जीवन भर करने वाले हो क्योंकि आपकी रुचि है और अंततः उसके अंदर आपको सफलता और कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूबे पहलवान जी हमारे साथ हर महीने की 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में हमारे चैनल पर आते हैं और सभी प्रयास करिए इनकी बातों को सुनने का और समझने का। बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं और अपने कोई जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या सूबे पहलवान जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने मन के सवालों को सूबे पहलवान जी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।